जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो इनमें से आपको पता है एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट है क्या पॉलिटी, एक सब्जेक्ट है क्या ज्योग्राफी और एक सब्जेक्ट है क्या एमपी। और आपको अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छे से पता होगा, एमपी कांस्टेबल का जो पेपर है, एमपी कांस्टेबल हो एमपीएसआई, एमपी के जो पेपर में हैं उनमें पूरी जीएस का लगभग 50% केवल कहां से आता है, एमपी से आता है। ये सबको पता होना चाहिए, और नहीं है पता दिक्कत है। दूसरी बात, तो सबसे ज्यादा समय अपने को किसको देना है, एमपी को देना है, ठीक। दूसरी बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, पता है आपको। लेकिन इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें केवल काम चीजें ही देखते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को टच भी नहीं कर रहा है, क्योंकि नहीं आते क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं आते। उठाकर देख लेना पुराने कांस्टेबल के क्वेश्चन, सिंगल पेपर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे काम की चीजें। दूसरी बात, हिस्ट्री है बहुत लंबी है, इसमें केवल महत्वपूर्ण टॉपिकों को छुएंगे। सबसे लास्ट में चलेंगे एमपी पे। क्यों चलेंगे लास्ट में, कि आपका पेपर नजदीक आ गया होगा, उस समय जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो ताजी चीजें अपने पास रहेंगी। और एमपी को अगर समय ज्यादा बच गया, समय ज्यादा देंगे इसको, ये डिजर्व करता है ना। अभी अपन पॉलिटी पे चल रहे हैं, 3x की रफ्तार से चलेंगे। चलो, तो क्या देखा था हमने लास्ट, अनुसूचियां देख रहे थे, है ना। अब साथ ही लिखना है सबको, है ना, मेरे साथ। कोई है जिसकी पहली क्लास है आज? कुछ चेहरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पढ़ा है पहले कभी पॉलिटी, पढ़ी है पहले कभी? हाँ, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी बस पढ़िए। चलो, पॉलिटी पढ़ा रहा हूं आपको, पॉलिटी में अनुसूचियां पढ़ा रहा हूं, है ना, शेड्यूल। अनुसूचियां कितनी पढ़ ली थी अपन ने लास्ट? 9 पढ़ ली थी कि 8 पढ़ ली थी? अरे यार ऐसा मत करो यार। 9वीं अनुसूची क्या लिखा है भैया? 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ है 9th शेड्यूल। इसमें हाँ ये किससे मतलब, बेसिकली 9वीं अनुसूची में वे विषय आते हैं जिन पर सरकार बहुत ज्यादा अमेंडमेंट, जिनमें चेंजेस नहीं कर सकती, है ना। पहले जो भूमि सुधार था, लैंड रिफॉर्म था, ये राइट टू प्रॉपर्टी में आता था, तो बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को उठा के इसमें डाल दिया, मतलब भूमि सुधार करना, तो इसमें क्या है, भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म, इतना ही आता है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? लैंड रिफॉर्म से है। किससे है? लैंड रिफॉर्म। संविधान में कब ऐड की गई है? 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। फिर आते हैं 10वीं अनुसूची पे। क्या लिखा है भैया 10वीं अनुसूची में? दल बदल। मतलब पहले ये हो रहा था, एक व्यक्ति एक दिन में 6 पार्टियां चेंज कर रहे हो, पार्टियां चेंज कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, जनता लोकहित के लिए भेज रही है उसको, पब्लिक वेलफेयर के लिए भेज रही है, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए पार्टियां चेंज कर रहा है। तो हर व्यक्ति पार्टी चेंज नहीं कर सकता। इसको रोकने के लिए क्या लेके आए हैं अपन? दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आए हैं। क्या लाए हैं? दल बदल कानून लाए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसको अपन ने संविधान में कब ऐड किया है? हाँ पुराने वालों, 42वां 85वां संविधान संशोधन अधिनियम, नहीं 52वां है, 1985 में अपन इसको लेकर के आए हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है भैया? पंचायती राज, है ना। तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। इसको संविधान में कब ऐड किया है अपन ने? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दूसरा, अपन ने 12वीं अनुसूची लेकर के आए हैं, कब? शहरी स्थानीय निकाय, ये ग्रामीण स्थानीय निकाय है ना, रूरल गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है। ये क्या है? शहरी स्थानीय निकाय, हाँ ठीक है वही बात है, शहरी नगरीय निकाय। लो खुश हो जाओ, शहरी नगरीय निकाय, है ना। ये कब आया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको लाया गया। तो ये 12 अनुसूचियां हैं अपनी। नहीं आया? जल्दी जल्दी, क्रैश कोर्स है। चलो ठीक है, तेज हो रही है। शेड्यूल एक्चुअली मैंने पहली क्लास में बताया था, ठीक है जरा देख लो, 2 मिनट में धीरे चल ले रहा हूं, बच्चे कुछ नए हैं। संवैधानिक किताब है,
उस किताब में जो चैप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं भाग, पार्ट्स। जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उन्हें टेबल बना बना के लिख देते हैं, उन्हें बोलते हैं अनुसूचियां। तो ये टेबल है एक तरह से संविधान में, टेबल, सारणी। चलो इधर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात कर रहे हैं अपन। यार तेज क्या बात, चल पाएगी क्लास, नहीं चल पाएगी। संविधान, संविधान एक किताब है, ये अपने को पता है किताब है। तो इस किताब में, हर किताब में चैप्टर्स होते हैं। उन चैप्टर्स को क्या बोलते हैं बेसिकली अपन? पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भाग हैं संविधान में, कितने चैप्टर हैं? 22, 22 भाग हैं। जो भाग हैं उन भाग में एक किताब है, किताब में चैप्टर है, चैप्टर में सारी बातें एरो दे दे के, तीर दे दे के, नंबर दे दे के लिखी होती हैं। उसे क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। तो हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने आर्टिकल हैं? 395। कितने आर्टिकल हैं? 95। जो बातें बिंदु में नहीं लिखी जाती, कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें टेबल बना बना के लिख देते हैं। तो ये टेबल है, उन्हें क्या बोलते हैं? अनुसूचियां। तो कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी शेड्यूल हैं इसमें? कितनी हैं? पहले 8 थी, अभी 12 हैं। तो ये 12 शेड्यूल को अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा समझ में, क्योंकि पहली क्लास सैटरडे को हो चुकी है। ठीक है, चलो आ जाएगा ना, बहुत आसानी से आ जाएगा। चलें, 11वीं देखो, 11वीं अनुसूची में है नगरीय पंचायत, ग्रामीण निकाय, पंचायतें, नगर पालिका, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारी हैं। 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलें आगे, आ जाएगा समझ में, है ना। कभी पढ़ी नहीं है पॉलिटी अपन ने? कहां पढ़ी है? कौन सी कोचिंग में? कहां पे? अच्छा, दिल्ली में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं तो यहां से अपने को पता चलता है क्या, कि अपन ने अनुसूचियां निपटा दी। जब अनुसूचियां अपन ने निपटाई, अब अपन देखते हैं भारतीय संविधान के सोर्स। अपन ने देखा भारतीय संविधान बना तो बहुत सारे देशों से अपन ने बहुत सारी चीजें उधार ली हैं, तो कहां से क्या लिया है वो क्वेश्चन आता है ना। तो क्या देख रहे हैं? सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हम कहें भारतीय संविधान के क्या स्रोत, भारतीय संविधान के क्या स्रोत। तो आप देखोगे तो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, इनमें सबसे मेजर स्रोत है वो क्या है? अंग्रेजों ने हम पर राज किया, तो उनके यहां से ही हमने चीजें उधार ली होंगी। तो पहला देखेंगे ब्रिटेन का संविधान, वहां से क्या लिया हमने। तो क्या लिया भैया ब्रिटेन से? तो हमने ब्रिटेन से सबसे पहले क्या लिया? राष्ट्रपति का नाम मात्र प्रमुख होना। भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, नॉमिनल हेड कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का क्या? नाम मात्र प्रमुख होना। नॉमिनल हेड ऑफ अ कंट्री कौन? राष्ट्रपति का नाम मात्र प्रमुख। ये कहां से लिया है हमने? ब्रिटेन से। और यहां से क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन व्यवस्था। क्या लिया है? संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ना, संसदीय शासन व्यवस्था को लिया है हमने कहां से? ब्रिटेन से। इसके बाद हमने यहां से और क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। केवल काम की चीजें देखेंगे। विधि द्वारा स्थापित क्या प्रक्रिया, है ना, प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ। दूसरी बात हम अभी यहां कुछ और देखेंगे। इसको तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया है हमने? यूएस से। क्या लिया है भैया अमेरिका से? तो आप देखोगे अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हुए हैं। और क्या लिया है हमने यहां से? आप देखोगे हमने यहां से उपराष्ट्रपति का पद लिया है ना, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। और क्या लिया है हमने यहां से? हमने ये लिया है कि जो राष्ट्रपति है उस पर इंपीचमेंट की प्रोसेस, समझते हो क्या होता है इंपीचमेंट? नहीं समझते? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उसे बोलते हैं महाभियोग, इंपीचमेंट। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यहीं से ली है, राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया। इसके अलावा अमेरिका से और क्या लिया है हमने? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। क्या ली है? एकल
नागरिकता, है ना। एकल नागरिकता बोले जैसे अमेरिका में एक केंद्र है, राज्य है, केंद्र का भी सिटीजन होता है, राज्य का भी सिटीजन होता है। अपने यहाँ व्यक्ति राज्य का निवासी है, सिटीजन नहीं है, केवल सिटीजन भारत का है। तो एकल नागरिकता का क्या लिया है, कॉन्सेप्ट लिया है। हाँ अच्छा, ब्रिटेन से लिया, हाँ यार, हाँ एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, मैं भूल गया था ना। एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे अपन ने रशिया से क्या लिया भैया, रूस से, सोवियत संघ रूस से क्या लिया है, रूस से। आप देखोगे रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हुए हैं। क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य? अच्छा, क्या हमारे संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? नहीं थे। तो अपन ने इनको संविधान में जोड़ा है, मौलिक कर्तव्यों कब जोड़ा है? तो आप देखोगे भारत में आया था 42वां, कौन से नंबर का, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 और 76, इसके माध्यम से अपन ने इसे संविधान में जोड़ा है। और ये किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पे अपन ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा है, ठीक है। इतना लिख लो जल्दी से, मतलब आराम से लिख लो है ना, आराम से। चलो क्या, सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1976। हाँ, रूस से केवल मौलिक कर्तव्य ही लिए हैं अपन ने, बस बता रहा हूं इनको संविधान में कब जोड़ा। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, है ना। सिंह समिति बनी थी, समिति ने कहा था कि भैया इनको जोड़ो संविधान में, है ना। एक्चुअली यही लिखो कि यही पूछते हैं किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये अध्यक्ष थे, 12 सदस्य और थे इसमें, उन सबने मिलकर बोला कि इनको जोड़ो संविधान में, है ना। क्या बना दिया, हलवाई में मजा आता है। चलो, खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, है ना। चलें आगे, स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। एक्चुअली तुमको समझो कॉन्स्टेबल पेपर में समय बहुत न्यूनतम है, थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। सर ये 42वां क्या है? 42वां संविधान संशोधन, मतलब 41 संविधान संशोधन कर चुके हैं पहले, तो वे 42वें नंबर का है ना। चलें आगे, चलो आगे आते हैं। अब हम देखते हैं, हमने आयरलैंड देखा, आयरलैंड से क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से। तो आप देखोगे आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिए हैं भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति, हाँ निदेशक तत्व, है ना। बोले तो क्या, डीपीएसपी, है ना। ये अपन ने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। ये पूछते हैं सीधा साहब से। फिर आप देखोगे साउथ अफ्रीका, वही क्रिस गेल वाला, नहीं कौन था, एबी डिविलियर्स। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, तो यहां से अपन ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है भैया, दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने ली हुई है। इसके बाद आप देखोगे अपन ने कनाडा से क्या लिया हुआ है, हाँ 7वीं अनुसूची पढ़ाई थी कल परसों सैटरडे को, क्या था उसमें 7वीं अनुसूची में, जनसंख्या, देख लिया रूपचंद, शक्तियों का, ठीक है बहुत बढ़िया, शक्तियों का विभाजन थी, मुझे सुबह पढ़ाया था मैंने, याद है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों की जो कंप्लीटली 3 सूचियां हैं वो कनाडा में दिखाई पड़ती हैं। तो यहां से क्या लिया है अपन ने, सरकार की 3 सूचियां, 3 सूचियां। इसके बाद भारत में राज्यों का विभाजन है, संघ अलग है, राज्य केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है। तो शक्तियों का जो आधी शक्तियां राज्य के पास हैं, आधी केंद्र के पास हैं। अमेरिका में केंद्र के पास कम शक्तियां हैं, राज्य के पास ज्यादा हैं। अपने यहाँ केंद्र के पास ज्यादा है, राज्यों के पास कम है। नहीं आई बात समझ में? भारत में शक्तियां केंद्र सरकार के पास ज्यादा है, राज्य के पास कम है। मतलब
भारत में ज्यादा पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है ना, इसे संघीय व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। तो भारत में फेडरल सिस्टम किस तरफ झुका है? जिस तरफ ज्यादा शक्तियां हैं तो केंद्र की तरफ झुका है ना। तो हम कह सकते हैं भारत में क्या है? केंद्राभिमुख संघीय व्यवस्था है। केंद्राभिमुख क्या है? संघीय व्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम है ना। क्या है? केंद्राभिमुख संघीय व्यवस्था। ठीक है, क्लियर। दूसरा आप देखोगे जर्मनी है ना। जर्मनी के संविधान को क्या नाम से जानते हैं अपन? क्या बताया था निहारिका? वीमर। तो जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? तो वीमर। तो अपन ने वीमर संविधान से क्या लिया है? हाँ, निहारिका क्या लिया है? रूपचंद नाक कटवा रहे हो मेरी हैं? अभी देखेंगे किस किस दिन नहीं आए थे। चलो, जर्मनी के संविधान से अपन ने लिया कि जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स डिक्लाइन, खत्म हो जाते हैं, है ना। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, तो नाक कटवा रहे हो हैं। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का क्या? स्थगन, है ना। आपातकाल में क्या? मौलिक अधिकारों का स्थगन। दूसरा, इसके बाद हमने जापान से क्या लिया है भैया? क्या लिया है? हाँ, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, या हम बोले चलो सस्पेंशन ऑफ, अब लिख ही दे रहा हूं यार, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इन इमरजेंसी, है ना। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो हैं इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। ये कहां लिखा है भैया? जर्मनी के वीमर संविधान से लिखा हुआ है। दूसरा आप देखोगे जापान से क्या लिया हुआ है हमने? हाँ, एक हफ्ता नहीं हुआ अभी पढ़ा है, एक को याद नहीं है। मैम क्या लिया था अपन ने? रूपचंद, आलोक सर मैं नहीं आया था ये क्लास में। जिस दिन आप ये बता रहे थे तो मैं नहीं आया था। चलो, जापान से अपन ने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहते हैं ना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून के द्वारा हर प्रक्रिया बन रही है भारत में, तो जो कानून के द्वारा ही प्रक्रिया बनेगी, संविधान के द्वारा ही प्रक्रिया बनेगी, ये कहां से लिया है? जापान से लिया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना। अभी आपको ये समझ में कहां आएगी? जब आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और एक क्या लिया? विधि का शासन लिया है यहां से। ये इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ना लिख के विधि का शासन लिख लो यार। विधि का शासन ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, इसको कर दो। रूल ऑफ लॉ क्या लिखेंगे? रूल ऑफ लॉ। ये कहां से लिया है अपन ने? यहीं से लिया, जापान से। बस इतना ही सोर्स पढ़ेंगे अपने काम के, इतने ही। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से प्रिमल की लैंग्वेज वगैरह लिए, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पे, वो अपन प्रिमल पढ़ेंगे वहां देखेंगे। ठीक है, इतने अपने को सोर्स कम से कम याद होने चाहिए, इतने होने चाहिए, इतने में काम हो जाएगा, है ना। चले खींच लो, ये ग्रुप में डलवा देंगे। चलो बढ़े आगे। ठीक है, अब आते हैं हम काय पे? हमने सोर्स देख लिए, हमने शेड्यूल देख ली। इसके बाद आते हैं, हमने देखा संविधान में कितने भाग बताए थे अभी? 22। शेड्यूल कितनी है? 12। और अनुच्छेद आर्टिकल 395, है ना। ठीक है, अब हमारे संविधान के पहले पार्ट पे आते हैं अपन। इस क्लास में थे रूपचंद? अभी देखेंगे पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 का नाम क्या है भैया? पहली बात तो नाम ही पूछता है, क्या नाम है रूपचंद? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, परिसंघ, है ना। संघ व, हाँ उसका, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत में कितने राज्य हैं उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने राज्य हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, चलें आगे। दूसरा तो आप देखोगे इसमें जो पार्ट नंबर 1 है, इसमें सारे मतलब 22 भाग हैं। 22 भागों के अंदर 395 अनुच्छेद समाये हुए हैं। तो इस पार्ट की लिमिट क्या है? कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है ना। तो आपके आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो
कौन सा भाग चल रहा है? पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, संघ एक जो है भाग एक जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 1 से 4 तक। इसका नाम क्या है भैया? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका पहला आर्टिकल क्या कह रहा है भैया, जरा बताओ क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 कह रहा है कि भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, है ना। इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। क्या हो गया, काहे हंस रहे हो? कुछ नहीं सर, पढ़ाई क्या हो गया? किस बात की हंसी आ रही है? कुछ नहीं सर। तो हंस काहे रहे हो? हैं? इंडिया दैट इज भारत सेल वी, सर इतना नहीं आएगा पेपर में, कितना नहीं आएगा? इतना छोड़ देते हैं बीच बीच से। क्या क्या नहीं आएगा? क्या बताओ? कि सर इतना दूर दूर से आएगा सर, कितनी दूर से? जैसे इनका वो पढ़ाई नहीं, परेशान क्या? तो ये अपने सिलेबस में है, ये इंडिया की हिस्ट्री का भाग है, किस हिस्ट्री का भाग है, या इंडिया की पॉलिटी का भाग है, किसका भाग है? परिसंघ। मैंने परिसंघ का एग्जाम, एक मिनट, परिसंघ का एग्जाम्पल क्या बताया है मैंने? रशिया के संविधान में है, रशिया उसका एग्जाम्पल है। हाँ, रशिया का भाग है ना, उसका एग्जाम्पल पढ़ाया था पहली क्लास में, रशिया का है। संघीय, एक मिनट कुछ मत बोल बच्चे को, संघीय जो व्यवस्था पढ़ी है अपन ने, वो कहाँ का भाग है? अमेरिका का भाग है, पढ़ा है ना अपन ने। तो अपन क्या इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वो मैं कॉन्सेप्ट अपन लंबी क्लास में बता देता हूँ, चलो यार इनको समझ में आ जाएगा, इनको व्यवहारिकता में। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, वो मैंने उस दिन भी ये नहीं कहा था कि आएगा, लेकिन ये सेम शब्द रहते हैं ना तो दिख जाते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में इतना समय नहीं रहता कि वो सारी चीजें पढ़ा पाए, यहाँ केवल काम की चीजें ही देख पाते हैं, है ना। कौन, मैंने उस समय बताया था ना कि जो कॉन्फेडरेशन शब्द है परिसंघ, ये रसिया के संदर्भ में यूज करते हैं अपन, है ना। ये आर्टिकल 1 बता रहा हूं वो भी क्योंकि ये आएगा, ये भी नहीं मुझे पता है, यहां से भाग 1 से एक ही आर्टिकल पूछने की उम्मीद है, आर्टिकल नंबर 3, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, चलो ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, क्या बता रहा था मैं भूल गया। इंडिया दैट इज भारत सेल वी द यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। भारत, यहां से जो आर्टिकल तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछेगा वो ये है ना, भारत जो कि इंडिया है, ये क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब देखो, इससे एक प्रश्न अपना ये बन सकता है जो बड़ा आपके काम का है कि भैया आर्टिकल जो 1 है अपना, कौन सा? आर्टिकल नंबर 1 जो है, इस आर्टिकल नंबर 1 में भारत के कितने नाम दिए हैं? तो 2 नाम दिए हैं। क्या क्या? एक भारत दिया है और एक इंडिया दिया है ना। और भारत को क्या बोला है? राज्यों का संघ बोला है। क्या बोला है? यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ, तो ये बताया भी है मैंने। इसको क्या बोला है? राज्यों का संघ बोला है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला है। अब जो राज्यों का संघ वर्ड अपन ने देखा है, इसके 2 मतलब है। क्या मतलब है? यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का जो संघ है, इसके कितने मतलब हैं? 2 मतलब है। मतलब इसके कहने का कारण, अब देखो वो मैंने चीज ये इसलिए बताई थी, वो यहां भी बताऊंगा कि एक वर्ड होता है क्या? संघ, फेडरल, ये बस आएगा नहीं एग्जाम, लेकिन यहां इसको समझने के लिए जरूरी है। संघ का मतलब क्या होता है? यहां संघ में जो शक्तियां होती हैं ना, वो अलग अलग सरकारों में डिवाइड होती हैं। जैसे एक होती है क्या? केंद्र सरकार, एक क्या होती है भैया? राज्य सरकार। तो ये संघीय जो व्यवस्था होती है ना, ध्यान रखना, एक वर्ड होता है संघ और एक वर्ड क्या होता है? यूनियन। यूनियन को भी हिंदी में संघ ही बोलते हैं, और यहां फेडरल को भी संघ ही बोल रहे हैं। तो जो अपन ने यहां पे वर्ड लिया है, कहां पे? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। तो ये यूनियन का मतलब फेडरल नहीं है, पहली बात तो। क्या नहीं है? फेडरल नहीं है। यहां यूनियन का, यहां संघ का मतलब यूनियन है। अब इसमें अंतर क्या है वो देखो, कि संघीय जो व्यवस्था होती है, इस संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास बराबर शक्तियां होती हैं। या तो राज्य सरकार ज्यादा पावरफुल होती है, पहली बात। जहां भी फेडरल वर्ड का यूज किया है, वहां पे या तो केंद्र और राज्य में बराबर शक्तियां हैं, बिल्कुल इक्वल, या तो राज्य ज्यादा पावरफुल है। तो भारत में क्या केंद्र और राज्य में बिल्कुल इक्वल शक्तियां हैं कि केंद्र के पास थोड़ी बहुत ज्यादा है? ज्यादा है। तो भारत में फेडरल तो नहीं है, इसलिए भारत में कौन सा वर्ड लिया है भैया अपन ने? यूनियन लिया है।
फेडरल वर्ड का यूज कहां करते हैं? जहां पे जैसे दुनिया में भारत है, आपको पता है भारत 563 रियासतों को जोड़ करके एक बना है। क्या ये रियासतें अपने आप भारत में मिली हैं? नहीं, जबरदस्ती बंदूक दिखा दिखा के मिलाया है, हाँ कि ना। तो अगर राज्यों को ज्यादा पावर दे देंगे तो ये बाहर नहीं चली जाएंगी, चली जाएंगी ना। तो यहां पे भारत को राज्यों का संघ बोला है, इसका दो कारण है। अमेरिका में फेडरल बोलते हैं, उसके वहां ये कारण है कि वहां पे जो यूनिट्स थी, जो राज्य हैं उसके 50, उनको इन्होंने अपने आप समझौता किया और इस समझौते के माध्यम से अपना क्या बनाया, एक संघ बनाया। जब अपन जैसे अपन लोग आपस में मिल जाए कि भाई अपन एक साथ हो जाते हैं और एक व्यक्ति को नेता बना देते हैं, बोले ये बाहर के मामले, किससे दोस्ती रखनी है किससे नहीं रखनी, ये सारे मुद्दे सुलझाएगा। तो अपन उस व्यक्ति को केवल उन्हीं मामलों के लिए रखेंगे कि भैया तुम केवल बाहर के मामले ही देखो। यहां क्लास में ज्यादा पावर अपने पास होंगी, कुछ आदमी के पास होंगी, अपने पास होंगी। तो भारत में राज्यों का संघ जो बोला है, इसके दो कारण। एक तो पहली बात, भारत का जो निर्माण हुआ है, भारत जो इकाइयां हैं, इकाइयां मतलब यूनिट्स, मतलब हम कहें जो रियासतों से मिलकर भारत बना है, तो इकाइयों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्या नहीं है? किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब इकाइयों ने जबरदस्ती अपने मन से शामिल होकर भारत का निर्माण नहीं किया है, जबरदस्ती मिलाया है। और जबरदस्ती मिलाया है, ज्यादा पावर राज्यों को दे देंगे तो ये कल से निकल के बाहर चले जाएंगे। इतनी पावर नहीं है तब भी बंगाल आज तक बोलता है हमें अलग कर दो, पंजाब आज भी कहता है हमें अलग कर दो, खालिस्तान को अलग कर दो, तमिलनाडु हर रोज कहता है हमें अलग कर दो। समझ पा रहे हो बात को? नहीं समझ पा रहे हो? तो भारत क्या है? समझौते का क्या नहीं है? परिणाम नहीं है इकाइयों के बीच में। अगर इकाइयों के बीच में समझौता हो जाए तो भैया फिर भी अपन कर लेते हैं, चलो यार समझौते ये संस्थाएं अपनी मर्जी से मिली हैं भारत में, है ना। तो क्या नहीं है? भारत इकाइयों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा कारण क्या बताया था निहारिका? हाँ इनको अलग होने का अधिकार, हाँ, मतलब समझौते का परिणाम नहीं। दूसरा, भारत में जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों को, जो रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, जो यूनिट्स हैं, उन प्रिंसली स्टेट को यूनिट बोला है। इन इकाइयों को भारत से अलग होने का, भारत से सेपरेट होने का क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। नहीं आई बात समझ में? अलग होने का अधिकार नहीं है। आप देखोगे अमेरिका में, जब अमेरिका बना था ना, उसके 50 राज्य थे। तो अमेरिका में जो राज्य थे, जैसे मेसोपोटामिया वहां का राज्य है, तो इन राज्यों को सरकार से अलग होने का तक अधिकार था कि हम चाहें तो कल अमेरिका से अलग होकर इंडिपेंडेंट कंट्री बना लें। वो तो उन लोगों ने संविधान संशोधन करके केवल एक व्यवस्था करी है कि ये राज्य अलग नहीं हो सकते। आज भी वहां के राज्यों को केंद्र से ज्यादा शक्तियां हैं, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका को क्या बोल रहे हैं? संघ बोल रहे हैं, और भारत को क्या बोल रहे हैं? यूनियन बोल रहे हैं। लिख लो, ये कारण जरूर लिख लेना, ये पूछते हैं कभी कभी, है ना। लिख लो। है ना। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है भैया? कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, भारत का स्वरूप दर्शाया है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। और भारत के कितने नाम बताए हैं? 2 नाम। कौन कौन से? भारत और इंडिया, है ना। ये पूछते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो लिख लो लिख लो लिख लो। आलोक, ठीक है। अरुण, ठीक है। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 महीने का समय यार, पूरी चीज ऐसा ना, नहीं है ना। यही तो लिखा है, अधिकार नहीं है। हाँ तो यही तो बोला है, तब से यही तो बोल रहा हूं, नहीं होगा, है ना। बस यही डिफरेंस है ना पूरा। हो जाए तो बताना। चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। क्या लिखा है भैया आर्टिकल 2 में? क्या लिखा है आर्टिकल 2 में? आर्टिकल नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि जैसे भारत संघ है, ये कैसे बनेगा? बोले भारत में राज्यों को बनाने की शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो जितने भारत में राज्य हैं, जैसे एमपी है, इसको तोड़ के 4 राज्य बना सकते हैं, ये शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। लेकिन ये काम भारत के राज्यों से बाहर से कर रहे हैं। जैसे भूटान बोले कि हमें क्या करना है? भारत में मिलना है। तो भारत के बाहर जो राज्य हैं उनको किस तरीके से भारत में शामिल करना है, ये कहानी कहां लिखी है? आर्टिकल नंबर 2 में, है ना। तो नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश, ये कहां लिखा है भैया? नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश। नए राज्य कैसे? जो भारत से बाहर से हैं, है ना। जैसे कल पाकिस्तान पर अटैक कर दें धोखे से,
और बोले लाहौर माहौर अपने पास कर लें, तो उनको राज्य तो बनाना पड़ेगा भारत का कि 30वां राज्य बना देंगे, हाँ कि ना? तो तीसरा राज्य बनाएंगे, 30वां, तो 30वां राज्य बना दिया तो दो आर्टिकल नंबर 2 के तहत बनाएंगे। कभी नेपाल भारत में मिलना चाहे तो मिला लेंगे भारत में, हमेशा हाल कहता ही है वो, तो उसको आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। भूटान अभी भी कह रहा है, अभी दो हफ्ते पहले की उसकी बात है कि भैया भारत में मिला लो, बोले ये चाइना रोज धमकाता है, तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। तो नए राज्यों को किस आर्टिकल के तहत मिला रहे हैं? आर्टिकल नंबर 2 के तहत, है ना। हम कहें कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर द आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 की बात करते हैं। क्या लिखा है भैया आर्टिकल 3 में? आर्टिकल 3 में लिखा है क्या कि ये तो जो नए राज्य भारत में शामिल नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो राज्य भारत में है जैसे एमपी है, तो भारत में जो राज्य हैं अपने क्या है, जो भारत में स्टेट हैं, तो केंद्र सरकार चाहे तो जो भारत में स्टेट हैं उनके नामों में क्या कर सकता है भैया? परिवर्तन कर सकता है। किया भी है कि नहीं किया? कैसे किया है? उड़ीसा को ओडिशा कर दिया, पुडुचेरी को पांडुचेरी था पहले, पुडुचेरी कर दिया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया, है ना, ठीक है। मैसूर को कर्नाटका कर दिया, मद्रास को तमिलनाडु कर दिया, कलकत्ता को कोलकाता कर दिया, बंबई को मुंबई कर दिया, ठीक है। तो नामों में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। और क्या कर सकता है? क्षेत्र में या सीमा में क्या कर सकता है? केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है ना। नामों में परिवर्तन, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन। सीमा को क्या बढ़ा सकती है केंद्र सरकार कि नहीं बढ़ा सकती? हाँ, बढ़ा सकती है। किसको? सीमा को, राज्यों के बॉर्डर को। जैसे मध्य प्रदेश का आधा भाग चाहे तो कल महाराष्ट्र को दे दे, एमपी गवर्नमेंट से पूछने की भी जरूरत नहीं है, या एमपी गवर्नमेंट एग्री करे या ना करे दे सकती है। तो राज्य की सीमा बढ़ा सकती है। दूसरा, राज्य की जो सीमा है क्या उसको घटा सकती है कि नहीं घटा सकती? भाई एक की बढ़ाएंगे तो एक की घटेगी, राज्य की सीमा घटा सकती है। तो कुल मिला के भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्यों का क्या कर सकती है? पुनर्गठन कर सकती है। क्या कर सकती है भैया? राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। क्या कर सकती है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे वर्ष 2000 में, कब फॉर एग्जांपल अपन ने 2000 में एमपी से सेपरेट करके कौन सा राज्य बनाया? छत्तीसगढ़ बनाया। तो ये किस आर्टिकल के तहत बनाया होगा? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। नहीं समझ पाया बात को? आ गई? चलो तो लिख लो इतना। सबका हो गया? चलें आगे, लिख लो लिख लो। इतना धीरे चल जाएगा, इतना मतलब स्पीड इतनी चल जाएगी। घबराना नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सामान्य से थोड़ा तेज चलना पड़ेगा यार, आपको पता है लिमिटेड समय है। और मैं ये चाह रहा हूं, देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि एमपी को ज्यादा समय देंगे। आपकी पूरी जीएस का 60% क्वेश्चन एमपी से आएंगे, ध्यान रखना, अच्छे समझ लेना है। पूछ रहे हैं ना, उसकी लगवा देंगे कुछ क्लासेस, हाँ लगवा देंगे, है ना, कोई दिक्कत है ना। हालांकि एक आध क्वेश्चन ही आता है साइंस का, आता है एक आध आता है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चन नहीं आते, है ना। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, अपने टॉपिक इतना समय पढ़ाते हुए पता ही है ना, तो बन जाएंगे क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो एमपी का आता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इन पोर्शन को जल्दी निपटा के मध्य प्रदेश पे काम करेंगे। वहां ये समझ लेना पूरी जीएस का बहुत समय नहीं बचा है। नवंबर, कौन सा मंथ, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर ही बीच में बचा है, 30 अक्टूबर से एग्जाम है। जब पेपर दोगे समझ में आएगा एमपी कितना बड़ा पोर्शन है। चलो, तो आर्टिकल नंबर 3 हो गया। आर्टिकल नंबर 4 देख लो, हालांकि जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्या लिखा है भैया 4 में? आर्टिकल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? 4 में ये लिखा है, क्या लिखा है निहारिका? क्या पढ़ा है? हाँ, संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, ये तो लिखा है ना। तो क्या लिखा है कि भैया हमने आर्टिकल नंबर 2 में जो कर्म करे और आर्टिकल नंबर 3 में जो कांड करे, इन तीनों को क्या नहीं मानेंगे? संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, बस यही लिखा है। क्या नहीं मानेंगे? अच्छा, एक फैक्ट और याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना, बता रहा हूं अभी। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ, निहारिका सुबह की क्लास में क्या पढ़ाया था? विधेयक पढ़ाए थे। कौन से विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए? रूपचंद,
धन विधेयक को। आर्टिकल 3 जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर सरकार राज्य पुनर्गठन विधेयक को, कि भैया हम इस राज्य को सेपरेट करना चाहते हैं 2 राज्यों में, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक साथ मर्ज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे ऐसे विधेयक को क्या बोलते हैं? राज्य पुनर्गठन विधेयक। मतलब राज्यों की सीमा वगैरह में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो अगर ऐसा विधेयक क्या है? राज्य पुनर्गठन। मतलब पुनर्गठन का मतलब क्या है? स्टेट रिओर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कि राज्यों की सीमाओं में छेड़छाड़ करना, है ना, तो ये पुनर्गठन कहलाता है। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक है, तो ऐसा विधेयक संसद में पेश होगा। उस पेश होने से पहले किसकी परमिशन चाहिए? राष्ट्रपति की। पढ़ाया था। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले, कहां पे? संसद में प्रस्तुत, ये फैक्ट जरूर याद कर ही लेना भाई, सारे आर्टिकल्स इंपोर्टेंट है। करने से पहले पूर्व अनुमति चाहिए, किसकी? राष्ट्रपति की। स्टार लगा लेना और उस पे, और स्टार क्या हैज में सब लगा लेना, है ना। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए इसके लिए। पूरे अब तक के सारे आर्टिकलों में सबसे महत्वपूर्ण है यही, है ना। एक धन विधेयक में चाहिए, इसमें चाहिए, है ना, और वित्त विधेयक टाइप 1 में भी चाहिए। सुबह देखा था रूपचंद, पढ़ा था कि सुबह भी नहीं थे? हो जाए तो बताना भी है। सबका हो गया? चलो। करने से पहले, हाँ, सदन में प्रस्तुत करने से पहले पूर्व अनुमति चाहिए राष्ट्रपति की। पहले परमिशन की भैया कर दें ये सब काम, बोले कर दो तो कर देते हैं। चलें आगे। चलो, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है अपना? 2 और 3 में संशोधन करेंगे, उसे क्या नहीं मानेंगे? संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। अच्छा, अब आते हैं अगले पे, जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अभी क्या देखा हमने? आर्टिकल 3 पढ़ा। क्या लिखा है आर्टिकल 3 में? हाँ, 4 के बारे में यही है बस, कि आर्टिकल 2, 3 में जो कर रहे हैं वो संविधान संशोधन नहीं है, बस इतना ही है ना। आर्टिकल 3 में क्या था? राज्यों का पुनर्गठन। बहुत बढ़िया, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन। राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। किस आर्टिकल में है ये? 3 में। तो राज्यों का पुनर्गठन मतलब राज्यों को बनाया, कैसे बनाना, यही लिखा होगा, ठीक है। अपने को पता है अपन 1947 में आजाद हुए, और जैसे ही आजाद हुए तो एक डिमांड उठी। क्या उठी? भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, ये उठी थी डिमांड, पता है। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की क्या हुई? मांग हुई। तो जब भाषा के आधार पर अगर, तो उस समय जो हमारी लीडरशिप थी, कौन टॉप लीडर थे हमारे? नेहरू, गांधी, ये समय जिंदा थे, नेहरू, गांधी, पटेल, सीतारामन, ये सारे लोग थे। तो इन लोगों ने कहा भैया भाषा के आधार पर अगर राज्य बना देंगे तो इससे ऐसा नहीं होगा कि कभी हम तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जाएं तो बीच में 10 देशों को पास कर कितनी सारी भाषाएं हो जाएंगी, तो विदेशी मतलब भारत के विघटन, भारत के टूटने की प्रक्रिया नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाषा के आधार पर मत बनाओ, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बना दो, जहां की सेम ज्योग्राफी हो उसके आधार पर राज्य बना दोगे तो ये आसान हो जाएगा देश के लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो बोले भाषा के आधार पर ना बना के किस आधार पर बनाए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। दिक्कत यहां हुई तो बोले कि भैया हर राज्य की अपनी अपनी अलग भाषा है, तो आम भाषा कौन सी बनाई जाए? तो हिंदी भाषी राज्य जो थे वो कह रहे थे हिंदी को बना दो। दक्षिण भाषी जो राज्य थे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये कह रहे थे कि हमें हिंदी अभी आती नहीं है, तो हमें इतना समय दो कि हम हिंदी सीख लें। यही बात समझ में। साउथ वालों ने क्या बोला कि हमें इतना समय दो कि हम हिंदी सीख लें, लेकिन हिंदी वाले क्या बोले? 11 राज्य हिंदी भाषी, 10-11 राज्य। इनने कहा कि भैया हिंदी भाषा अभी बनेगी राष्ट्रभाषा। तो इससे साउथ वालों का दिमाग खनका, बोले अब हिंदी कभी नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा अब भाषा का गठन जो होगा, राज्यों का गठन जो होगा किस आधार पे होगा? भाषा के आधार पे होगा। तो भाषा के आधार के लिए मांग उठती है। जब मांग बहुत बड़े स्तर पे उठने लगती है, आंदोलन होने लगते हैं, दंगे फसाद होने लगते हैं, तो यहाँ पे कमिटियां बनती हैं। इन कमिटियों से बोलेंगे तुम्हारा ये काम है, ये चेक करो कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाएं कि नहीं बनाएं, और अगर बनाएं तो कैसे बनाएं उसकी ड्राफ्टिंग करके दो। क्या एक भाषा ही होनी चाहिए राज्य में? क्या दो भाषा भी होनी चाहिए कि ये एक भाषा के अलावा बाकी लोग बोल रहे हैं उनको भगा के एक तरफ लाओ सबको? मान लो हिंदी भाषी कोई तमिलनाडु में हो तो उसको वहां से उखाड़ो और मध्य प्रदेश में लाओ, और मध्य प्रदेश में कोई तेलुगु बोलने वाला है तो उसको वहां पहुंचाओ आंध्र प्रदेश। क्या ऐसा करें? तो भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन करें तो कैसे करें, ये बताओ हमें कुछ। तो इनसे ड्राफ्टिंग मांगी। किसने मांगी? जो भारत की टॉप सरकार थी उस समय, उसने मांगी। तो इस आप देखोगे इस समय पे हमें 3 समितियां बनती हैं। कितनी समितियां बन रही है निहारिका? पहली कौन सी? हाँ, धारा आयोग,
धर कमीशन। दूसरा कौन सा बनता है? भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक, हाँ धर, धर नाम है व्यक्ति का, हाँ एस के धर, श्याम कृष्ण धर सरनेम है। धर कमीशन, भाषाई हम बोले प्रांत आयोग, इसको बोलेंगे लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन। और इसके बाद बनती है कौन सी कमेटी? राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, हाँ वही राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बनता है ना भैया। इससे यार क्वेश्चन आते हैं इसलिए इतना डीप बता रहा हूं इनमें, है ना, तैयार है ना इसके लिए। धर आयोग कब बना रूपचंद? सबसे पहले कब? 1900 हाँ 48 में। कब? दिसंबर जून। कब गठन होता है इसका? गठन मतलब निर्माण। कब गठन हो भैया इसका? तो जून 1948 में क्या होता है? इसका गठन होता है। आयोग है मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो इसका एक अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, तभी तो उसके अंडर में सभी लोग काम करेंगे। तो कौन अध्यक्ष चुना गया? एस के धर। कौन? एस के धर साहब इसके अध्यक्ष चुने गए। सदस्य कितने बनाए अपन ने निहारिका? कौन कौन? जगत नारायण मतलब आए थे इस क्लास में, जगत नारायण और पन्नालाल, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दिए? 2 मेंबर। इस आयोग को क्या काम सौंपा गया? क्या काम था इसका? क्या उद्देश्य था इस कमीशन का? क्या उद्देश्य होगा कि भैया राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करें कि नहीं करें, यही काम दिया था अपन ने। तो इससे पूछा था कि जो राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? राज्यों का पुनर्गठन, क्या भाषा के आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर किया जाए या नहीं, या नहीं। ये काम किससे पूछा था अपन ने? इस आयोग से पूछा था। तो बाद में ये आयोग अपनी काम करेगा, इस पे जांच करेगा और फिर बताएगा कि भैया भाषा के आधार पर बनाओ कि मत बनाओ। तो ये आयोग अपनी रिपोर्ट देगा कि नहीं देगा? तो इस आयोग ने अपनी क्या दी? रिपोर्ट दी। कब रिपोर्ट दी भैया? कुछ याद नहीं है, सब साफ, आगे पार्ट पीछे सपाट, देख देख के ऐसे लेटा था। हाँ दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या बोला? क्या करेंगे? बोले बनाए कि नहीं बनाए भाषा के आधार पे। तो इस आयोग ने बोल दिया कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना है। तो इस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी? सिफारिश। क्या सिफारिश दी जरा बताओ? कि जो राज्य बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो? राज्य बना रहे हो, भाषा के आधार पर नहीं बनाना है ना, भाषा के आधार पर नहीं बनाना है। अब इससे नॉर्थ इंडिया वाले जो राज्य हैं वो तो खुश हो जाएंगे, वो कह रहे हैं भैया हिंदी भाषा एक ही भाषा बना दो और ज्योग्राफिकल बेस पे राज्य बना दो, भाषा के आधार पे मत बनाओ। हिंदी वाले खुश हो गए। ये डिमांड कर कौन रहा था कि भाषा के आधार पे बनाओ? साउथ इंडिया वाले। तो साउथ इंडिया वाले इस आयोग की बात मानेंगे? क्या ऑप्शन है उनके पास? दंगे करो या आंदोलन करो। तो अभी एक ही डिमांड कैंसिल हुई है, तो केवल आंदोलन करेंगे प्यार से। तो यहां से उन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन तेज कर दिया। क्या तेज कर दिया? आंदोलन। और जब इन्होंने आंदोलन तेज किया तो अब सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, दूसरा कमीशन बनाएंगे। कौन सा कमीशन? भाषाई प्रांत आयोग। आगे बढ़े, अगले पेज पे बता दे रहा हूं, फिर तुम बोलो खिचड़ी बन गई। चलो, छूट गया क्या? किसी का छूट गया इधर से? चलो, छूटा है, लिख लो। ये जो अपना कार्य राज्यों का पुनर्गठन, हाँ, इसकी पूरी की रिपोर्ट मिली दिसंबर। हाँ, इनसे पूछा था भैया राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करें कि नहीं करें, तो इनने क्या कहा कि भैया भाषा के आधार पर तो नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, लो। इनसे पूछा था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करें कि नहीं करें, तो इन्होंने क्या बोला? नहीं करना है। बोले किस आधार पे बनाए? बोले प्रशासनिक सुविधा के आधार पे बनाओ, है ना, कि स्टेट शुड, हम कहें कि स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है किस आधार पे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, है ना। राज्यों का गठन भाषा के आधार पे करना है। कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दो अभी। चलो, दूसरी कमेटी, जब आंदोलन तेज हुआ तो सरकार को दूसरी कमेटी बनानी पड़ेगी। इन्होंने कहा, साउथ इंडिया वालों ने, कि ये तुमने छोटभैया नेता ढूंढे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कौन जानता है इनको? एस के धर, अपन नाम सुना है कभी? आयोग में ही सुना है, इसके अलावा नहीं सुना।
तो बोले छोटभैया नेता नहीं, ढंग के नेताओं की लीडरशिप में बनाओ, बोले युवा नेता नहीं चाहिए हमको। तो यहां पे इन्होंने जो टॉप लीडरशिप है इस इंडिया की, उसकी लीडरशिप में अगली कमेटी बनेगी, कौन सा? भाषाई प्रांत आयोग। कौन सा कमीशन? भाषाई प्रांत आयोग, है ना, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन। ये कब, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? सोचो, इतनी जल्दी में भारत सरकार को बनाना पड़ा कि दिसंबर में रिपोर्ट दी, और दिसंबर में ये इस कमीशन का गठन हो जाता है। तो इसका गठन कब होता है? दिसंबर 1948। इसमें सदस्य कौन है भैया? मेंबर कौन है? तो 3 सदस्य इसमें होते हैं बेसिकली। कौन कौन? जवाहरलाल कौन? नेहरू। फिर कौन? पट्टाभी, सीतारमैया। फिर कौन? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। आप खुद समझो, जे फॉर जवाहर, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ये इंडिया की टॉप लीडरशिप थी इस समय। तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इसीलिए इस कमेटी को जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, इसलिए इस कमेटी को जेवीपी कमेटी भी कहते हैं। नहीं है ये बात समझ में? आप समझो, नेहरू से बड़ा लीडर था क्या इस समय कोई? पटेल से बड़ा था कोई? क्या नहीं था। पट्टाभी सीतारमैया कितने बड़े लीडर थे। आपने देखो कि सीतारमैया फॉर्मूला दिया था इन्होंने, मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने थे ये, हाँ, तो बहुत बड़े लीडर थे ये भी। तो इन तीनों की हम बोले क्या बनाया अपन ने? एक कमेटी बनाई। इससे क्या पूछा, क्या पूछेंगे इससे भी? क्या पूछेंगे? क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करें कि नहीं करें? तो इनसे भी यही पूछा अपन ने। तो इनका काम क्या दिया अपन ने इनको? क्या कार्य था इनका? कि राज्यों का गठन क्या भाषा के आधार पर करना चाहिए, है ना, कि क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, ये पूछा अपन ने। तो ये इनका काम यही पता करना है। जब इन्होंने ये पता किया तो अब क्या हुआ? क्या हुआ अब? हाँ, इनसे ये पूछा तो अब ये अपनी रिपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे? तो इन्होंने अपनी क्या दी? रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट कब देते हैं भैया ये लोग? अप्रैल, निहारिका कुछ भी याद नहीं है, अप्रैल 1949 में, है ना, अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या सिफारिश करी इन लोगों ने? हाँ, क्या सिफारिश की इन लोगों ने? कि राज्यों का जो गठन है भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या सिफारिश की? कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं करें। बोले किस आधार पे करें? तो उन्होंने कहा प्रशासनिक सुविधा के आधार पे करो, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, है ना, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करो। अच्छा, अब ये तो छोटे भैया नेता भी नहीं थे, तो अब भाई नॉर्थ इंडिया वाले राज्यों को सही लगेगा ये? इनसे बड़ी लीडरशिप क्या है इंडिया में? कुछ नहीं है। तो इनसे जब ये हुआ तो गांधी जी की मृत्यु हो चुकी, सबसे बड़े नेहरू ही हैं, पटेल हैं उसके बाद। तो आप देखो, जब इससे साउथ इंडिया वाले तो खुश हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। नॉर्थ इंडिया वाले फिर वो उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे? क्या ऑप्शन है उनके पास? अब दंगे करेंगे। बोले यार अब कुछ नहीं बच रहा, तो चलो। तो यहां से उन्होंने दंगों से पहले की अवस्था आती है ना। छूट गया? किसी का छूटा हो बता दो इधर। चलो, तो यहां से अब क्या होता है भैया? आमरण अनशन समझते हो? भूख हड़ताल। तो यहां से आप देखो क्या चालू होती है भारत में, साउथ में खासतौर से भूख हड़ताल। और इस समय प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू जी। नेहरू जी थे ना। तो किस पार्टी से थे? कांग्रेस से। कांग्रेस से थे। तो आप देखोगे साउथ में, आप आंध्र प्रदेश में देखोगे तो कांग्रेस के एक लीडर थे। कौन? पोट्टी श्रीरामल्लू।
कहते हैं ये आदमी भूख हड़ताल पे बैठता है, ये कांग्रेस के लीडर रहते हैं ना, ये भूख हड़ताल पे बैठते हैं, तो कहते हैं 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद, 56वें दिन की भूख हड़ताल के बाद ये आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोश। और कहते हैं 58वें दिन ये आदमी मर जाता है, कैसे? भूख हड़ताल से। 58वें दिन आदमी, क्या डेट होती है? 15 दिसंबर 1900 इधर 53 कि 52 राज्य बनता है आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर को। क्या हो रहा है विनोद? हैं? क्यों याद नहीं हो रहा है? तो 15 दिसंबर 1952 को जो रामल्लू जी हैं, इनकी क्या हो जाती है? इस डेट को मृत्यु हो जाती है। कैसे? भूख हड़ताल से। सर एक डाउट बताओ। सर, जब वो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, हाँ, उससे पहले ही बन चुका था आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये आदमी मर चुका है ना। अब उन्होंने बसें चलाना शुरू कर दी थी। सदस्य थे ना उनके, कौन थे? ये रामल्लू जी। किसके? राज्य पुनर्गठन नहीं थे, मैंने कब पढ़ाया है? फजल अली अध्यक्ष थे। फजल अली थे ना, तो ये थोड़ी थे। और 2 सदस्य थे ना, हृदयनाथ कुंजरू और KM पाणिकर। ठीक है, तो 58वें दिन की क्या हो जाती है? पुराने वालों एक भी याद नहीं हो रहा है। 58वें दिन में निहारिका से उम्मीद रहती है कि याद रहोगी, है ना। चलो, 58वें दिन क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हुई तो यहां से अब क्या होगा? अब जो प्रोसेस है मेन दंगे वाली, यहां से क्या दंगे भड़कने शुरू होते हैं। दंगे चालू हुए, आप समझो ये क्या है? आधा भारत है, दक्षिण भारत। ये डिमांड हिंदी वाली दक्षिण से ही उठ रही थी, है ना। जब दक्षिण से डिमांड उठी तो आप देखोगे ये वाला जो राज्य था उस समय से क्या बोलते थे? पूरे को क्या बोलते थे? मद्रास। याद है? नहीं आई बात समझ में? इसे क्या बोलते थे? मद्रास। तो जो पोट्टी श्री रामल्लू थे ये एक बात बोल रहे थे, बोले जो मद्रास है ना बहुत बड़ा क्षेत्र है, बोले इसमें 2 भाषाओं के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इसको 2 भागों में बोले काट दो। बोले कैसे काट दो? बोले ऐसे काट दो कि जो ऊपर वाला भाग है ना इसमें तेलुगु भाषी लोग ज्यादा हैं। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तेलुगु बोल रहे हैं। जो नीचे वाला भाग है इसमें तमिल वाले ज्यादा हैं। कौन से वाले? तमिल भाषा वाले। तो तमिल भाषा वाले को आप क्या बना दो? तमिलनाडु बना दो। और जो ऊपर वाला है तेलुगु भाषी, इसको क्या बना दो? आंध्र प्रदेश। हाँ, वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बन जाएगा। आंध्र प्रदेश बना दो, यही डिमांड कर रहे थे। अब सरकार ने सुनी नहीं तो भूख हड़ताल हुई। भूख हड़ताल के बाद 58वें दिन 15 दिसंबर को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब दंगे चालू हुए तो सरकार को मजबूर होना पड़ा और बिना कोई कमीशन बनाए डायरेक्ट स्वविवेक से सरकार ने उठा करके कब 1 अक्टूबर 1953 को डायरेक्ट सरकार क्या करती है? तेलुगु भाषी राज्य बना देती। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु भाषी राज्य जो बना वो कौन सा बना भैया? आंध्र प्रदेश बना। और हम कह सकते हैं ये ऐसा राज्य है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसा राज्य है या हम कहें जो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला क्या है? पहला राज्य। नहीं आई बात समझ में? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, जब एक राज्य बना दिया भाषा के आधार पे, तो क्या बाकी जो तमिलनाडु है, जो कर्नाटका है, जो आंध्र प्रदेश, बाकी राज्य हैं, क्या वो डिमांड नहीं करेंगे? तो उन्होंने भी डिमांड करी। तो यहां से ये ज्यादा डिमांड और ज्यादा उठने लगती है कि अब भैया आप भाषा के राज्य पे आधार पे एक बना दिया तो बाकी राज्य क्या क्या करेंगे? उनको भी बनाओ। तो यहां से सरकार कहती है थोड़ा थमो, अब हम एक अच्छा कमीशन बनाते हैं। तो अब यहां से क्या बनाया जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाएगा। कब बनेगा? 53 में बनेगा, है ना। चलें आगे। सर कितने घंटे की क्लास है? 1 घंटे की। और तो गए 2 घंटे। चल रहे हैं बस, ये कमीशन निपटा लें, एक और चल ही रहे हैं बस। पढ़ भले लिया अपन ने, लगा अपना साफा ही है सब, है ना निहारिका? है तो साफ ही। यही डेटें आती हैं फिर। 15 दिसंबर को बना था कि बेहोश हुआ, क्या हुआ था?
नहीं पूछेगा, लेकिन 58 में 56 दिन में कभी कभी कर लेता है। हालांकि इतनी नीचता एमपीपीएससी नहीं करती, एसएससी कर लेता है। हाँ ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है और बनता ही है। हाँ तेलुगु भाषी, ये भी याद रखना, तेलुगु भाषी बना था। ठीक है, बढ़े आगे, किसी का छूटा है क्या? चलो अगला क्या है, अब यहां से जब एक राज्य बन गया तो क्या बाकी राज्यों ने डिमांड नहीं करी होगी? छूट गया मैम आपका ही इधर। हाँ तो अब यहां से जब एक राज्य भाषा के आधार पर बन गया तो क्या बाकी राज्य डिमांड नहीं करेंगे? तो बाकी राज्यों ने डिमांड करी, सरकार को मजबूर होकर के क्या बनाना पड़ा? राज्य पुनर्गठन क्या बनाना पड़ा? आयोग, है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी। ठीक है, कब बनाना पड़ा इसको? तो आप देखो कब हुआ इसका गठन, निर्माण 1953 में। चेयरपर्सन कौन होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज होते हैं, कौन? फजल अली। बोले तुमको कानून का बढ़िया ज्ञान है तो बताओ कैसे बनाए? तो फजल अली को क्या बनाया इसका अध्यक्ष? क्योंकि अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। यही बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे एस के धर अध्यक्ष से धर आयोग हो गया, ऐसे ही। ठीक है, दूसरी बात, इसमें सदस्य कौन कौन थे? 2 लोग थे। कौन कौन? हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और कौन थे? के.एम. पाणिक्कर, है ना, कावालम माधव पाणिक्कर। ठीक है, तो ये क्या थे भैया? इसके मेंबर थे। ठीक है, इस आयोग ने अपनी कमी वो दी, क्या दी? रिपोर्ट दी। कब दी? है ना, सितंबर 1955 में। ठीक है, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के बाद कुछ सिफारिश की होगी। क्या सिफारिश की? हाँ पहले तो उन्होंने ये कहा कि राज्यों का गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं करना, मतलब भाषा के आधार पर कर सकते हो लेकिन और भी चीजों को आप ऐड कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप राज्यों का जो गठन है वो राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भी करो, भाषा के आधार पर भी करो, और क्या करो? प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखो, है ना, प्रशासनिक सुविधा को भी क्या रखो? ध्यान में रखो। इसके बाद इन्होंने इनसे पूछा, भैया हमने आपसे इतना नहीं पूछा था, हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव नहीं खेल रहे हैं। तो बोले कैसे बनाए? तो उन्होंने कहा कितने राज्य बनाए? तो इनसे पूछा कितने राज्य बनाए, कितने बताए? बोले 16 राज्य बनाओ। इन्होंने सिफारिश ये की, कितने राज्य बनाओ? सिफारिश की थी ये, हाँ मैं सिफारिश बोल रहा हूं अभी। तो उन्होंने कहा 14 राज्य बनाओ। यूटी समझते हो, यूनियन टेरिटरी, कितनी बनानी है? कितनी का बोला था इनने? नहीं सर 6 बने थे। इन्होंने कहा 3 यूटी बनाओ। अब इस कमीशन की बात को मनवाने के लिए सरकार ने संविधान संशोधन किया। कौन सा अधिनियम हुआ? 7वां संविधान संशोधन। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। कौन सा आया भाई? इसने जो सलाह दी कि भैया राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करो, तो इसको करने के लिए सरकार ने वो बनाए, क्या बनाए? अधिनियम बनाया। 14 राज्य, जितने राज्य बोला वो बनाएंगे, तो सरकार ने अपना अधिनियम बनाया। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब बनाया? 1956 में। और इस अधिनियम के माध्यम से कितने राज्य बनाए? हाँ 14 राज्य, और यूटी कितनी? 6 बनाई। क्लियर है? लिख लो। ये इस अधिनियम के माध्यम से कहते हैं। इन गरीबों ने सिफारिश ये की थी। हाँ हो जाएगा, पूछूंगा अभी, है ना। निहारिका, परिसीमन आयोग ये नहीं था। परिसीमन आयोग अब तक 4 बार बन चुका है। परिसीमन आयोग में क्या करते हैं कि भैया विदिशा जैसे लोकसभा, भोपाल लोकसभा क्षेत्र है, तो इस लोकसभा में कितने दूर तक की जनता शामिल होगी भोपाल क्षेत्र में, तो उसके लिए परिसीमन आयोग बनाते हैं। 1952 में बना था एक, फिर 62 में बना, 72 में बना, फिर 2002 में बना।
4 बार बन चुका है ना, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा याद। चलो अब कॉपी बंद कर लो जरा। इतनी स्पीड चल जाएगी? किसी को समस्या हो तो बता दो अभी, क्योंकि आज पहली क्लास थी। चल जाएगी नहीं चलेगी? चल जाएगी ना सबको? पीछे अपन दोस्त इधर, ठीक है, कम ज्यादा तो नहीं है? कुछ करना है इसमें ऊपर नीचे 2x 2.5 कुछ और है ना, आदत हो जाएगी। हाँ, क्योंकि यार देखो आप लोग सब लोग मैच्योर हो, इतना समझो कि 1 महीना बचा है, थोड़ी सी नॉर्मल क्लास से तेज चलना पड़ेगा, है ना, आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। हाँ चलो अब थोड़ा सा पूछ लेते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हो गया? चलो अब ये बताओ, क्या बताओ, जवाब देना सब लोग, है ना। संसदीय शासन व्यवस्था कहां से लिया है अपन ने? आर्टिकल ब्रिटेन, बढ़िया, है ना। दूसरा, अपन ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका। क्या हो रहा है विनोद, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं अपन, है ना। चलो दूसरा, डीपीएसपी कहां से लिए हैं? आयरलैंड, बढ़िया। दूसरा, मौलिक अधिकार आपातकाल में क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। कहां से लिया है? जर्मनी, बहुत बढ़िया, जर्मनी। दूसरा, अपन ने पन्नालाल किस आयोग के सदस्य थे? एस के धारा आयोग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दूसरा, धारा आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? 52 नहीं, 49 48, ठीक है, जून में बना था, 48 में रिपोर्ट दी थी। जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? अप्रैल 1949, बढ़िया, हाँ अप्रैल 1949। फजल अली आयोग में 2 सदस्य कौन कौन थे? पाणिकर, पाणिकर। इन्होंने कितने राज्य और कितने यूटी बनाने की बात बोली थी? 16-3, बने कितने? ध्यान रखना, एमपी के रेफरेंस में भी याद रख ही लेना। इस आयोग ने ये कहा था, क्या कहा था? एमपी सिफारिश, पहले सिफारिश समझना, क्या कहा था निहारिका? नहीं, एमपी के रेफरेंस में किसने? फजल अली आयोग ने क्या कहा था? इसने कहा था एमपी जो है, एमपी की, क्योंकि अपन कांस्टेबल दे रहे हैं, एमपी की कैपिटल क्या बनानी है? हाँ, तो इसने कहा था एमपी की कैपिटल जबलपुर बनाएंगे। लेकिन भोपाल से कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, उदयपुर आके थे रायसेन के, है ना। तो उन्होंने, उनकी दोस्ती थी नेहरू जी से बहुत बढ़िया, तो उन्होंने कहा यार मैं भोपाल का, बोलो भोपाल ही बना दो यार। तो बाद में एमपी की कैपिटल क्या बनाई जाती है? भोपाल, है ना। ठीक है, ये जरूर लिख लेना, लिख ही लो, मतलब याद तो हो गया, है ना, जो पढ़ा है। हाँ, जब सीपीएन बरार था उस समय, वो अपन देखेंगे एमपी के उसमें कैसे पार्ट ABCD 4 थे, फिर अपन ने वो कर दिया, है ना, फिर देखेंगे अपन, फिर कैसे छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ, है ना। इसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार। 11वीं में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, है ना, ठीक है। शहरी में नगर पालिकाएं। कौन? उसी आयोग ने किया था, जब अपनी इसने भाई 52-53 में अपन ने आयोग बनाया, 53 में, तो उसके बाद उसने अपना काम किया, काम करने के बाद 55 में रिपोर्ट दी, तो उस 55 में रिपोर्ट के साथ सरकार से सिफारिश करी कि भैया एमपी की राजधानी ये बना दो। भाई 14 राज्य बनाए, तो सभी 14 राज्यों की राजधानियों की सिफारिश भी कौन करेगा? वही करेगा, है ना। तो ये इन्होंने सिफारिश करी, लेकिन बनी क्या? भोपाल, ठीक है। तो बाकी चीजों को देखेंगे कल, है ना। चलो, थैंक यू।